आज हम लोग सीखेंगे कि आसान तरीके से मैट्रिया मेडिका कैसे पढ़ी जाए या कैसे समझी जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए, क्लिनिकल नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपके दिमाग में वो चीज़ बैठी रहे और टोटल आपको समझ में आए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिया मेडिका को कैसे पढ़ा जाए या जनरल टर्म्स उसमें क्या होते हैं, पहले वो चीज़ समझेंगे ताकि हर मेडिसिन को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेडिसिन में जो आता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन, उस मेडिसिन के बारे में क्या है, उसकी क्या ओरिजिन है, कहाँ से ली गई है, उसको किसने प्रूव किया है, या उस मेडिसिन का सोर्स क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है या आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, कॉमन नेम, उस मेडिसिन का कॉमन नेम क्या है। जैसे किसी मेडिसिन को हम पढ़ रहे हैं, उससे सबसे पहला चीज़ आती है उसका कॉमन नेम क्या है। दूसरे पे आता है प्रूवर नेम, किसने उस मेडिसिन को प्रूव किया है, तो दूसरे पे आएगा प्रूवर नेम, ये इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा। तीसरा आएगा फैमिली, अगर प्लांट है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ मैट्रिया मेडिका 9 है, तो उसमें अगर प्लांट है तो उसकी फैमिली होगी। केमिकल फार्मूला होगा, अगर वो किसी केमिकल से बना हुआ है तो उसका केमिकल फार्मूला क्या है, नोसोड है कि सार्कोड है, ये चीज़ थर्ड में आएगा। चौथे पे आता है सोर्स, कि वो प्लांट या वो मेडिसिन कहाँ से ली गई है, उसके किस पार्ट से बनी हुई है, उसके लीफ से बनी हुई है, उसके सीड से बनी हुई है, उसके जड़ से बनी हुई है, या किस चीज़ से बनी हुई है, कौन से प्लांट्स के पार्ट से बनी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो प्रूवर वाला पूछा जाता है, किसी मेडिसिन का प्रूविंग किसने की है, या तो ये पूछा जाता है कि उस प्लांट का या उस मेडिसिन का सोर्स क्या है या ओरिजिन क्या है। दूसरे नंबर पे आता है स्फीयर ऑफ एक्शन, पहले पे इंट्रोडक्शन, दूसरे पे स्फीयर ऑफ एक्शन। तो आप जैसे ही पढ़ेंगे देखेंगे हर मेडिसिन का एक पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, वो मेडिसिन कहाँ कहाँ एक्ट करती है। जैसे कोई मेडिसिन है उसमें लिखा हुआ कि ये नर्व्स पे अच्छा काम करती है, ये माइंड पे अच्छा काम करती है, ये इसके सेक्सुअल ऑर्गन पे अच्छा काम करती है, तो इसका ये मतलब है कि वो मेडिसिन उस जगह पे या उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे बहुत ही अच्छा एक्शन उसका है, बाकी और जगहों पे उसका उतना अच्छा एक्शन नहीं है। प्रूविंग के दौरान वो चीज़ पाई गई। तो ऐसा नहीं है कि स्फीयर ऑफ एक्शन जो लिखा हुआ है आप उसके अलावा दूसरे के बेसिस पे आप मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे किसी मेडिसिन का स्फीयर ऑफ एक्शन उसके जीआईटी पे नहीं है, लेकिन आपने उसको जीआईटी के पर्पज़ के लिए दिया, तो मेडिसिन कभी भी काम नहीं करेगी। तो मेडिसिन को काम करने के लिए या वहाँ पे एक्ट करने के लिए स्फीयर ऑफ एक्शन वहाँ पे होना चाहिए, मेडिसिन का एक्शन उस जगह पे होना चाहिए। तो जैसे सबसे बड़ी चीज़ है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे नक्स वोमिका है कि जीआईटी पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन अगर यहीं पे आप लें कोई और मेडिसिन, जैसे कोई एक ऐसी मेडिसिन लेते हैं DCD कुछ भी ऐसा ही करके जिसका जीआईटी पे एक्शन नहीं है, तो ये मेडिसिन नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करेगी जीआईटी के केस में। लेकिन डी जो आपकी एक मेडिसिन है, अगर जीआईटी पे एक्शन नहीं है, आपने दिया, भले ही उसकी डोजिंग सही हो, उसकी पोटेंसी सही हो, उसके बावजूद ये मेडिसिन जीआईटी पे काम नहीं करेगी। तो थर्ड प्रोसेस आता है आपका पैथोजेनेसिस। पैथो का मतलब होता है डिजीज, जेनेसिस का मतलब जनरेशन। डिजीज का जनरेशन कैसे हुआ, डिजीज की उत्पत्ति कैसे हुई, बीमारी कैसे क्रिएट हुई या कैसे बनी, उसके अंदर आता है। जितनी भी मेडिसिन पढ़ेंगे सबके अंदर पैथोजेनेसिस दिया होगा। तो जनरली दो चीज़ें होती है, जब बीमारी के केस में होगा तो बीमारी ने कैसे जन्म लिया हमारे शरीर में, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे बनती चली गई, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम लोग प्रूविंग करते हैं हेल्दी आदमी के ऊपर या हेल्दी पर्सन के ऊपर, तो उसको कोई डिजीज़ नहीं होती है। जब उसको कोई मेडिसिन देते हैं तो वो मेडिसिन उसके अंदर वो डिजीज़ क्रिएट करती है, वो सिम्टम क्रिएट करती है, तो वो स्टेप बाय स्टेप जनरेट होती है। तो वहाँ भी उसकी पैथोजेनेसिस होती है मेडिसिन की, तो वो लिखी होती है आपके मैट्रिया मेडिका में, और उसको वहाँ से आप समझेंगे। चौथे पे आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन या उस पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप 4-5 चीज़ें इंक्लूड करेंगे। पहली चीज़ फिजिकल मेकअप, उस पेशेंट का बनावट कैसी होगी, मेकअप कैसा होगा, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसे हैं, उसका नाक का क्या है, उसके गाल कैसे हैं, या उसकी बॉडी किस हिसाब से है, मोटा है, पतला है, दुबला, ये सारा फिजिकल मेकअप के अंदर आएगा आपका। दूसरा चीज़ आता है टेम्परामेंट, उसका स्वभाव कैसा है, वो चिड़चिड़ा है, वो शांत है, वो गुस्सैल है, वो रिस्टलेस है, ये सारा इसके टेम्परामेंट में आएगा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, ये आपका आएगा। इसमें क्या है, पेशेंट आएगा कि चिली है, हॉट है। हॉट होगा तो उसको जनरली हॉट से एग्रीवेशन होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। चिली है तो जनरली उसका कोल्ड से एग्रीवेशन होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं जिसमें चिली होने के बावजूद भी उसको कोल्ड अच्छा लगता है। तो इसमें चिली और हॉट आएगा। चौथे पे आता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका आएगा मियाज, कौन सा मियाज में कवर कर रही है ये मेडिसिन। जैसे किसी मेडिसिन का अगर मियाज में सोरा है, साइकोसिस है, सिफिलिस है, अगर उस मेडिसिन का मियाज सोरा है
लेकिन आप बीमारी के लिए साइकोटिक डिजीज़ में किसी दे रहे हैं उस सोरिक मेडिसिन को, तो वो वहाँ पे काम नहीं करेगी। तो उसका मियाद भी मैच होना चाहिए उस मेडिसिन के एक्शन के लिए। तो जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक आपका स्फीयर ऑफ एक्शन, एक मियाद, डिजीज़ उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए या उस मेडिसिन को वहाँ पे एक्ट करने के लिए। पांचवा पॉइंट आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में डायथेसिस। उस पेशेंट की क्या टेंडेंसी है। आप लोगों ने सुना होगा जैसे जनरली डायथेसिस में आप लोगों ने देखा होगा ट्यूबरकुलर डायथेसिस, रियूमेटिक डायथेसिस, गाउटी डायथेसिस। तो ये क्या है, उस पेशेंट में या उसके ख़ानदान में या उसके पुराने जितनी भी जनरेशन्स है उसमें वो टेंडेंसी चली आ रही होती है ट्यूबरकुलर की, रियूमेटिक की, गाउटी की। तो ये पेशेंट में भी आपको डायथेसिस देखने को मिलेगी उस मेडिसिन में वेस्ट हो। तो पाँचवें पे आप याद रखेंगे माइंड। आप मेडिसिन पढ़ेंगे, ये प्रोफार्मा आपके दिमाग में रहेगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे आपको सिम्टम्स याद रहेंगे। पाँचवें पे माइंड में हम देखेंगे पेशेंट कैसा सोचता है, वो डरपोक है, वो हिम्मती है, वो रेस्टलेस है, या उसको क्या फियर है किस चीज़ से, ये सारा इसके माइंड के अंदर आएगा। हेलुसिनेशन है या पर्टिकुलर किसी टाइप का मेंटल से रिलेटेड कुछ भी है, ये सारा इसके माइंड के अंदर आता है। ये शॉर्ट में है, आगे अभी हम लोग एक मेडिसिन के साथ देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। एलिमेंट्स फ्रॉम का आप इसको समझ सकते हैं कॉजेशन। उसको जो दिक्कत हुई उस मेडिसिन को या उस पेशेंट्स को जो दिक्कत हुई वो किस चीज़ से हुई, किसी पर्टिकुलर चीज़ को खाने से, इन्वायरमेंटल किसी चीज़ के अफेक्शन से हुआ है, या उसको कोई चीज़ ऐसी थी जो अफेक्ट कर दी उसके बाद से उसको ये दिक्कत होने लगी। तो एलिमेंट्स फ्रॉम में वो चीज़ें लिखी जाती हैं या कॉजेशन में वो चीज़ें रखी जाती हैं। डिज़ायर का मतलब होता है उसको क्या चीज़ खाने का मन हो रहा है। क्रेविंग होता है बहुत ज़्यादा उत्सुकता होना, उसके बिना वो रह ना पाए। क्रेविंग इतना ज़्यादा हो कि वो खाने के लिए निकल जाए पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे कुछ लोग होते हैं सुबह में उठते हैं तो छोला भटूरा उनको चाहिए, पूड़ी चाहिए, वो पर्टिकुलर टाइप का उनको क्रेविंग होती है, उनको खाने का मन होता है, इच्छा होती है। ये इसके अंदर आएगा। आपको देखेंगे कुछ लोगों को मीट की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को फिश की होती है, कुछ लोगों को लड़कियों को सबसे ज़्यादा उसकी गोलगप्पे की होती है। तो आप देखेंगे ये उसके अंदर आएगा। पर्टिकुलर्स में हम लोग आते हैं, इसमें जितना पर्टिकुलर्स में आएगा इसमें सब डिजीज़ होंगी, उसमें सिम्टम्स होंगे। किसी का जैसे किसी मेडिसिन का अगर दिया होगा तो पर्टिकुलर्स जैसे ही स्टार्ट होगा वहाँ से आप देखेंगे टॉप टू बॉटम जितने सिम्टम्स या डिजीज़ होगी उस मेडिसिन के अंदर वो सारी कवर होगी। उसके हेयर में क्या प्रॉब्लम है, उसको सर में क्या प्रॉब्लम है, हेडेक है, ओरल में है तो एप्थस है, उसकी टंग कैसी है, नीचे जाएंगे चेस्ट आएगा, लंग आएगा, आपका हार्ट आएगा, स्टमक आएगा, सारे ऑर्गन डाउनवर्ड ऑर्डर में रहते हैं। तो पर्टिकुलर्स में आपका डिजीज़ आएगी या सिम्टम्स आएंगे और उसके अंदर 4 चीज़ें आपको रखनी है याद, 5 चीज़ें याद रखनी है। पर्टिकुलर्स में हर एक सिम्टम में या डिजीज़ में आप देखेंगे पहला पॉइंट लिखा होगा कॉजेशन, कि बीमारी का कॉज क्या है, बीमारी की ओरिजिन क्या है या एलिमेंट्स क्या है बीमारी का। दूसरी चीज़ आती है बीमारी की लोकेशन क्या है, जैसे सर दर्द हो रहा है तो किस जगह पे हो रहा है, तो लोकेशन। ये आप 5 पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा आता है सेंसेशन, कि उसको किस तरह का दर्द हो रहा है, उसको थ्रॉबिंग हो रहा है, उसको पियर्सिंग हो रहा है, या किस तरह का दर्द हो रहा है उसको। और चौथा आता है आपका मोडेलिटी। मोडेलिटी के अंदर 2 चीज़ें आती हैं आप लोगों को याद रखना, एग्रेवेशन और अमेलिरेशन। किस चीज़ से उसको दिक्कत बढ़ती है दैट इज़ एग्रेवेशन, किस चीज़ से उसकी दिक्कत घटती है या उसको आराम मिलता है ये अमेलिरेशन बोलते हैं इसको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिम्टम नोट डाउन करने के लिए या मेडिसिन के सिलेक्शन के लिए, मोडेलिटी कि उसकी दिक्कत किस चीज़ से बढ़ती है और किस चीज़ से घटती है। चौथा चीज़ हो गया। और 5वां पॉइंट आता है सिम्टम्स में कनकॉमिटेंस, उसको जो दिक्कत है या उसको जो बीमारी उसके साथ उसको क्या दिक्कत है, उस डिजीज से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर उसको सर दर्द हो रहा है तो उसके साथ पता चले उसको बैकएक हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। दिस इज द कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम, हेडेक विथ बैकएक, दिस इज द कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम। नेक्स्ट आता है गाइडिंग सिम्टम, वो सारे सिम्टम जो गाइड करते हैं वो सारा करते हैं कि ये इसी मेडिसिन का कैरेक्टरिस्टिक है। आप देखेंगे हर मेडिसिन के अंदर 3 से 4 सिम्टम 8 सिम्टम ऐसे होंगे जो गाइड करेंगे उस मेडिसिन को, या उस हिसाब का कह सकते हैं आप पिक्यूआरियस होते हैं उसके, जो इंडिकेट करते हैं ये पर्टिकुलर मेडिसिन का ही सिम्टम है। तो गाइडिंग सिम्टम होता है मेडिसिन सिलेक्शन के लिए, आप इसको इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सारे सिम्टम आपको अच्छे से पढ़ने, ध्यान में भी रखने हैं। की नोट सिम्टम, ये इससे भी इंपॉर्टेंट होगा। ये पर्टिकुलर की नोट सिम्टम वो होता है, वो सारे सिम्टम या कोई भी वो सिम्टम जो पूरे मेडिसिन में डोमिनेट करे, हर एक बीमारी में उसके डोमिनेट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाते हैं हम, जैसे एकोनाइट का की नोट है, आपके एग्जाम में भी छोटे मोटे पूछा गया है ये, टेंशन। तो आप देखेंगे एकोनाइट की कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी बीमारी होगी, हल्का फुल्का भी कुछ अफेक्शन होगा, ये चीज़ इसके हर एक बीमारी में डोमिनेंट आपको मिलेगी।
टेंशन। दूसरी चीज़ जैसे है बेलाडोना, बेलाडोना का हम लोग देखते हैं की नोट है कंजेशन। अब बेलाडोना का हेडेक हो गया, उसका लंग हो गया, उसका ब्रेन हो गया, कुछ भी हो गया उसका, जीआईटी से रिलेटेड कंजेशन आपको हर बीमारी में मिलेगा। तो ये इसका की नोट हो गया। तो दिस इज़ द की नोट सिम्टम। हम लोगों ने जैसा कि देखा 10 पॉइंट्स देखे मेडिसिन के बारे में, 10 पॉइंट्स मेडिसिन को कवर करेंगे, हम लोग दिमाग में रखेंगे, तो एक सीरीज में याद रखेंगे दिमाग में, ऑटोमेटिक सारे सिम्टम मेडिसिन के याद रहेंगे। तो 11वां पॉइंट आता हम लोगों का रिलेशंस। रिलेशन में सबसे पहले आता सिमिलर टू। सिमिलर टू का मतलब क्या है, जो भी मेडिसिन सिमिलर टू में पड़ी होंगी उसके सिम्टम्स या उसके कैरेक्टरिस्टिक आपके देखेंगे एब्रोटेनम से या जिस मेडिसिन से पढ़ रहे होंगे उससे सिमिलर होगा या उससे मैच कर रहा होगा एग्जैक्टली या नियर अबाउट लगभग। फॉलोज वेल में क्या है कि एब्रोटेनम इसको फॉलो करता है। बाई का क्या मतलब, जो भी मेडिसिन पड़ी होंगी इसमें ये खुद फॉलो करेंगे एब्रोटेनम को। एंटीडोट्स में क्या आता है आपका, मान लीजिए आपने एब्रोटेनम दिया, किसी को नुकसान कर गई, तो इसको एंटीडोट कौन करेगा, ये एब्रोटेनम किसको एंटीडोट करेगा। मान लीजिए इसमें पड़ा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई मेडिसिन पड़ी हुई है ए, तो एब्रोटेनम एंटीडोट इसको करेगा। यहाँ पे एंटीडोट कौन करेगा, एब्रोटेनम एंटीडोट करेगा ए वाली मेडिसिन को। एंटीडोटेड बाई, किसके द्वारा एंटीडोट होगा, एब्रोटेनम। अब यहाँ पे बाई में आप देखेंगे तो ये मेडिसिन एंटीडोट करेगी आपको एब्रोटेनम में। यही सेम चीज़ बाई में इसमें थी, फॉलोजवेल में ऐसे था बाई में, और फॉलोजवेल में जो था ये ए में आ रहा था। सेम चीज़ आप देखेंगे, सेम रिलेशन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा बाई वाला चीज़ हमेशा दूसरी चीज़ को आप फॉलो करेगा या एंटीडोट करेगा। एनिमिकल में आप देखेंगे जो मेडिसिन पड़ी होती है, एनिमिकल का मतलब आप एनिमी से ले सकते हैं, दुश्मन से। जब भी कोई मेडिसिन एनिमिकल, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई मेडिसिन ए है, ए मेडिसिन बी है, आप ए कोई पढ़ रहे हैं, एनिमिकल में बी पड़ी है, तो ना तो आप इसके साथ देंगे, ना तो इसके आप बाद देंगे, ना आगे देंगे, ना पीछे देंगे, ना बाद में देंगे, ना साथ में। कभी भी उस मेडिसिन को आपस में नहीं भिड़ाना, क्योंकि दो दुश्मन कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ना दो तलवारें एक मैदान में रह सकती हैं। तो सेम चीज़ एनिमिकल में ये होती है कि आपको साथ में नहीं देना है, ना फॉलो कराना है, ना पहले देना है, किसी भी कंडीशन में साथ में नहीं चलाना। जैसे इसमें बहुत कॉमन हम लोग देखते हैं एपिस और आरटी का एनिमिकल मेडिसिन है, ये आपको कभी भी दिखेंगे नहीं, ना साथ में चलते हुए दिखेंगी, ना ये इसको फॉलो करते हुए आप देखेंगे, ना इसको कभी ये आप फॉलो करते हुए देखेंगे। देनी नहीं चाहिए, कोई दे रहा हो तो भाई वो गलत कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का क्या मतलब होता है, इसका जनरली मतलब होता है पूरक, उसका काम पूरा करने वाला या उसके काम में हेल्प करने वाला। तो जैसे कोई मेडिसिन आपने ए दिया, इसने काम किया 80%, आपको लग रहा है या उसके सिम्टम सिमिलर हो रहे हैं उस मेडिसिन से, तो 10% या 15% या 20% जो बाकी काम है आपकी जो बी मेडिसिन पूरी करेगी, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगी, ये ए वाली की कॉम्प्लीमेंट्री आपकी बी हो जाएगी। तो जनरली कॉम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन टर्म यूज होता है, आप देखेंगे आपके मिनरल्स, वाइटमिन्स ये होते हैं, ये उसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बोलते हैं। जैसे आपको आँखों में कोई दिक्कत हो गई, तो जो आँखों की मेडिसिन चलेगी आपकी, वो प्राइमरी या मेन मेडिसिन आपकी वो है, लेकिन साथ में आपको विटामिन ए का सोर्स देना है, या विटामिन ए को देना है, विटामिन को देना है, मल्टीविटामिन को देना है, तो वो वहाँ पे विटामिन क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करती है, मतलब पूरक की तरह काम करती है। तो मेन मेडिसिन के साथ जो एडिशनल चीज़ें दी जाती हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट्री को। एनिमिकल एक दूसरे की एंटी होती हैं। सिमिलर टू का मतलब जो एग्जैक्टली सिमिलर होंगी। फॉलोज वेल का क्या मतलब होता है, ये मेडिसिन जो इसमें पड़ी है ये फॉलो करेगी इसको। वेल बाई का क्या मतलब होता है, ये मेडिसिन फॉलो करेगी एब्रोटेनम में। यही सेम चीज़ एंटीडोट्स, अगर एंटीडोट्स में कोई मेडिसिन पड़ी हुई है तो इसका मतलब एब्रोटेनम खुद इसको एंटीडोट करेगा। बाई में जो मेडिसिन पड़ी है वो मेडिसिन एंटीडोट करेगी आपको एब्रोटेनम में। ये ओवरऑल ये सारे 11 पॉइंट्स हैं, और हर पॉइंट के अंदर अच्छे खासे पॉइंट्स हैं, लगभग टोटल 20 से 25 पॉइंट। हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं कि कैसे मेडिसिन को इसको रिलेट करेंगे या कैसे इससे पढ़ेंगे। देखिए एक मेडिसिन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं एब्रोटेनम, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहे हैं। जैसे इसका कॉमन नेम है साउदर्न वुड या लेडीज लव, इसका कॉमन नेम। जैसे इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं एब्रोटेनम का, साउदर्न वुड या लेडीज लव, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम, प्रूवर इसके 3 हैं, आपको याद रखने हैं, कुसिंग CUSING, कुसिंग, गैचेल, डेवेंटर, ये याद आपको रखना है। 3 इसके प्रूवर हैं, कुसिंग, गैचेल एंड डेवेंटर, इसके प्रूवर हो गए। फैमिली, जैसे एब्रोटेनम प्लांट है तो इसकी फैमिली होगी, फैमिली इसकी है कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली है। इसका सोर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारा चीज़ मिलेगी कहाँ से, आप देखेंगे जो ये सोर्स है ये आपके फार्मेसी में लिखा हुआ है, फार्मेसी क्या चीज़ है ये, तो आप सोर्स इसलिए याद रखेंगे कि ये पूछा बहुत ज़्यादा जाता है एग्जाम्स में
तो आपका एब्रोटेनम का सोर्स क्या है? यंग शूट्स एंड लीव्स, उसके यंग फ्रेश शूट्स एंड उसकी पत्तियां, ये इसके सोर्स है मेन, आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ आती है स्फीयर ऑफ एक्शन। एब्रोटेनम का स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है, ये याद ऐसे आपको रखना है। स्फीयर ऑफ एक्शन कहाँ है? मोस्टली ये जीआईटी की रेमेडी है, जीआईटी के आप याद देखेंगे। और दूसरा सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका है मसल फाइबर। जीआईटी एंड मसल फाइबर पे इस पे स्फीयर ऑफ एक्शन है। अभी आप देखेंगे डिजीज कैसे जनरेट होती है। तीसरी चीज़ पे आते हैं हम लोग, पैथोजेनेसिस। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? हम लोग देखेंगे कि एब्रोटेनम में डिजीज जनरेट कैसे होती है। पैथो का मतलब डिजीज, जेनेसिस का जनरेशन, डिजीज जनरेट कैसे होती है। जनरली ये हो गया हमारा फॉर्मल में एक रफली स्टमक बनाया हुआ है। आप इसमें देखेंगे एब्रोटेनम में जो डिजीज होती है, पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, वो मैरेस्मस होती है ज़्यादातर। ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, पीईएम की डिजीज़ है। 2 डिजीज आती है पीईएम के अंदर, आप याद रखेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर 2 चीज़ आती है, मैरेस्मस आती है एंड क्वासियोरकर, ये 2 चीज़ें आती हैं। तो मैरेस्मस इसको होता कैसे है आप देखेंगे, जनरेट कैसे होगा। किसी को एनर्जी की या किसी चीज़ को प्रोटीन की कमी कैसे होगी, या तो उसका इंटेक कम है, पहला आप याद रखेंगे, उसका इंटेक कम है, उसके मुंह से पेट में जा ही नहीं रहा खाना, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी। पहला तो ये रीज़न हो गया, आप याद रखेंगे पैथोजेनेसिस में। उसका इंटेक कम है। इंटेक कम कैसे हो सकता है? पेशेंट गरीब है या वो बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब है। दूसरी चीज़, चलिए ठीक है इंटेक अच्छा है, यहाँ से गया तो नीचे, लेकिन इसका दूसरे नंबर पे डाइजेशन ही सही नहीं है। पेशेंट का डाइजेशन ही नहीं सही है। तो उसने खाना तो अच्छा खाया, लेकिन खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसको शरीर में लगेगा नहीं, तो ऑटोमेटिक उसको प्रोटीन की या एनर्जी की लैक होगी और उसको मैरेस्मस हो जाएगा। तो दूसरा रीजन याद रखेंगे आप, डाइजेशन। चलिए उसका इंटेक भी सही है, अमीर भी है, उसने लिया, दूसरी चीज़ डाइजेस्ट भी हो गया, लेकिन यहाँ से उसके ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं सही है। एब्जॉर्प्शन ही नहीं सही है, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको। उसने खाया सही, डाइजेस्ट सही हुआ, लेकिन आपके ब्लड में एब्जॉर्प्शन ही नहीं सही हुआ, या आपके बॉडी में एब्जॉर्ब ही सही से नहीं हुआ और वो आपके स्टूल के थ्रू बाहर चला गया। तो तीसरा रीजन हो गया एसिमिलेशन। तीनों जीआईटी के ही काज हैं, इसीलिए हमने कहा था जीआईटी पे अच्छा एक्शन है। तो जीआईटी पे अच्छा एक्शन होगा तो ये डाइजेशन को सही करेगी मेडिसिन, इसके एसिमिलेशन को सही करेगी, ऑटोमेटिक उसके खून में जाएगा, उसके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा खाना, तो वो हेल्दी होगा। तो 3 रीजन याद रखेंगे पैथोजेनेसिस में। इंटेक में पुअर होगा, डाइजेशन खराब होगा, या तो एसिमिलेशन खराब होगा, या कोई 2 होगा रीजन इसमें, या तो कोई 3 रीजन होगा। तो इसके 3 मेन कारण हैं पैथोजेनेसिस में, आप याद रखेंगे ये। अब जिसका इंटेक सही नहीं है, या डाइजेशन सही नहीं है, या एसिमिलेशन सही नहीं है, उसको एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक उसका मेकअप कैसा होगा, उसका दिखावा कैसा होगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, लीन, थिन, इमेसिएटेड, दुबला पतला, उसके गाल लटके हुए, बेबी बहुत ज़्यादा थिन होगा, बहुत ज़्यादा दुबला पतला होगा, इवन उसका जो लुक आएगा वो ओल्ड वाला आएगा। तो ये उसका फिजिकल मेकअप आप खुद समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी, इंटेक खराब या डाइजेशन खराब या एसिमिलेशन, तो उसका लुक कैसा होगा, ओल्ड वाला जैसे लुक होता है वही सारा होगा। चेहरा बिल्कुल लटका हुआ, झुर्रियाँ पड़ी हुई। टेम्परामेंट, जिसके बॉडी में चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, जिसके बॉडी में खाना नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो ऑटोमेटिक इरिटेबल होगा, उसको इरिटेशन होगी छोटी छोटी चीज़ों पे, तो वो पेशेंट इरिटेबल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो टेम्परामेंट में आप जाएंगे इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल आपको मिलेगा वो बच्चा। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, ये पेशेंट चिली है, आपको याद रखना, क्योंकि ये प्लांट रेमेडी है तो इसका कैरेक्टर आपको याद रखना, ये चिली मेडिसिन है। तो चिली है तो जनरली इसको कोल्ड से एग्रेवेशन होगा, तो इसके एग्रेवेशन में आप लोग जाएंगे हर जगह देखेंगे इसको कोल्ड से इजीली अफेक्शन हो जाता है। मियाज में आएंगे हम लोग, इसके मियाज में इसका सोरा है, इसका मियाज में सोरा है, जितनी भी इसमें देखेंगे दिक्कतें आएंगी सोरिक आएंगी। डायथेसिस में आते हैं, ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, क्योंकि इसका खाना पीना हर चीज़ डिस्टर्ब है, इसकी वजह से इसका जो लुक आएगा वो कैचेक्सिया वाला आएगा, कैचेक्टिक लुक आएगा, दुबला पतला इमेसिएटेड, जैसा टीबी का लुक होता है टीबी के पेशेंट का। तो ये ऑटोमेटिक ट्यूबरकुलर डायथेसिस की तरफ ये बढ़ रहा होता है पेशेंट। जैसा कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन तक देख लिए हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइंड की तरफ। तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे चीज़ों को एब्रोटेनम से, कि कैसे हम लोग देखते हैं कि मेडिसिन को पढ़ना चाहिए। तो माइंड का हम लोग देखते हैं, हमने पहले ही बताया
उसका इनटेक सही नहीं है, उसका डाइजेशन सही नहीं है, एब्रोटेनोन को हम लोग देख रहे हैं, और उसका एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन सही नहीं है, एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन सही नहीं है। ये पैथोजेंसिस है। अब जिसका ये नहीं सही होगा, उसके शरीर में ना ताकत होगी ना एनर्जी होगी, उसका दुबला पतला शरीर होगा, तो ऑटोमेटिक माइंड से भी वो कैसा होगा, दुबला पतला ही होगा। तो उसकी वजह से वो इरिटेबल बहुत ज़्यादा होगा। क्रॉस का मतलब उसकी बातों को क्रॉस करेंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे, जरा सा आप उसकी मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा वो शो करेगा आपको। तो माइंड से आपको देखेंगे इरिटेबल, झगड़ैल, गुस्सैल, छोटी छोटी बातों पे नाराज होने वाला, ये आपको पेशेंट मिलेगा, क्योंकि सारा पैथोजेंसिस की वजह से ही इसका आ रहा है। उसी की वजह से आप देखेंगे फिजिकल आते हैं सिम्टम्स, उसी की वजह से आपको मेंटल ये दिखेंगे। एलिमेंट्स फ्रॉम, आपका एलिमेंट्स फ्रॉम तो यही है, इसका सारा डाइजेशन खराब है, इसका एसिमिलेशन खराब है, या इसका इंटेक खराब है, उसी वजह से ही सारी ओरिजिन हो रही है, सारी प्रॉब्लम आ रही है। गाइडिंग सिम्टम में जाते हैं हम लोग एब्रोटेनम के, तो एब्रोटेनम का गाइडिंग सिम्टम इसकी बेसिस पे ही होगा, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है, मेरिस्मस है या ये इंटेक, डाइजेशन या कुछ भी खराब, उसकी वजह से इसका गाइडिंग सिम्टम आएगा। जैसे हम लोग देखते हैं इसमें इसकी हंगर जो होती है, रेवेनस हंगर होती है। रेवेनस हंगर का मतलब खाना बहुत ज़्यादा खाएगा, पेट भर के खाना खाएगा, एक नॉर्मल हेल्दी इंसान से ज़्यादा खाना खाता है, लेकिन लगता कुछ नहीं। रेवेनस हंगर का मतलब बहुत ही ज़्यादा भूख, नॉर्मल से ज़्यादा भूख या नॉर्मल से ज़्यादा खाना खाता है, लेकिन लगता उसको कुछ नहीं। दूसरी चीज़ देखेंगे मेरिस्मस, लगता क्यों नहीं है, हमने 3 रीज़न बताया, या तो इंटेक खराब है, या तो उसका डाइजेशन खराब है, या तो उसका एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन खराब है, उस वजह से इसको मेरिस्मस होगा। ठीक है, उसका रीज़न ये 3 जो हमने बताया है जीआईटी से रिलेटेड, उसी वजह से इसको मेरिस्मस होगा। मेरिस्मस होगा, उसी वजह से मेंटल सिम्टम आएंगे। और मेरिस्मस में इसको कैसा होगा, ये प्रोग्रेसिव होता है, एग्जाम के पर्पज से आपको याद रखना है, क्लिनिकल भी याद रखना है। दूसरी चीज़ होता है, इसको याद रखना टर्म असेंडिंग। इसके हाथ पैर, जनरली इसका लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, तो पैर से शुरुआत होगी, इसका पहले पैर बहुत पतला होगा, उसके बाद थाइज, उसके बाद पेट, उसके बाद सारा चीज़ें, उसके बाद नेक, बहुत ज़्यादा ये होगा। तो असेंडिंग टाइप ऑफ इसको मेरिस्मस होता है। दूसरी चीज़ इसमें प्रोग्रेसिव होता है, मतलब बढ़ता ही चला जाता है टाइम के साथ। आप देखेंगे इसमें मोस्टली ये असेंडिंग वाला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो गाइडिंग में आप देखेंगे रेवेनस हंगर है, मेरिस्मस है, प्रोग्रेसिव है। इसी की वजह से ही जितनी दिक्कतें होती हैं जीआईटी की वर्जिन की वजह से होती है। तो ये सब इसके गाइडिंग सिम्टम में इस तरह आप पढ़ेंगे। पर्टिकुलर्स में आते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रेमडी नहीं है, छोटी रेमडी। पर्टिकुलर में इसके एक ही चीज़ आपको मिलेगी, मेरिस्मस। पर्टिकुलर मेरिस्मस, हमने कहा था पर्टिकुलर में आपको डिजीज़ मिलेगी पढ़ने के लिए, और उसको आपको कंप्लीट सिम्टम याद रखने 5 चीज़ें, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी, कंकॉमिटेंट और साथ में कॉजेशन। कॉजेशन क्या होगा मेरिस्मस का, सेम चीज़ जीआईटी, खाना नहीं खा रहा है, गरीब है इसलिए मिल नहीं रहा उसको, इसलिए मेरिस्मस। अमीर है, खा रहा है लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं सही से हो रहा है। अमीर है, ले भी रहा, डाइजेशन भी सही है, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं सही है, क्योंकि उसका इनर सिस्टम नहीं सही है बॉडी का। तो 3 रीजन। तो कॉजेशन में आपका ये चीज़ आएगी। लोकेशन, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, आपको जो मेरिस्मस है उसका लोकेशन क्या, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है और असेंडिंग टाइप है। सेंसेशन क्या होगा, सेंसेशन में एक हिसाब से जाएंगे कि दुबला पतला, वीकनेस उसको बहुत ज़्यादा लगेगी, नींद लगेगी, ये उस बुक के बॉडी का सेंसेशन है। मोडेलिटी, दुबला पतला है, आप देखेंगे चिली पेशेंट है, तो इसको एग्रीवेशन में उसकी जितनी भी प्रॉब्लम मिलेंगी आपको कोल्ड में मिलेंगी। तो ठंडी के सीज़न में इसको ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, चिली है। उसको आराम मिलता है मोशन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, गुस्सैल है, इस वजह से उसको गुस्सा लगती है, वहाँ से हट जाना, वहाँ से चले जाना ही इसको अच्छा लगता है, तो मोशन से इसको आराम मिलेगा। कंकॉमिटेंट में जाते हैं आप, जैसे ही आप देखेंगे अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। कभी इसको पेट खराब होगा, कभी इसका पेट साफ ही नहीं होगा, तो ये आपको मिलेगा अल्टरनेटिव सिम्टम में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिटिक एसिड क्या होता है, इसका मेडिसिन के पर्पज से कैसे यूज होता है, या हमारे होम्योपैथी में ये कैसे यूज की जाती है। पहले इसकी कुछ हिस्ट्री मैं बता दूं। जनरली आप देखेंगे एलोपैथी में ये ईयर ड्रॉप्स वगैरह में यूज की जाती है, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन के साथ एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ईयर प्रॉब्लम में। मोस्टली एसिड है, तो एसिड का कैरेक्टर आप लोग जानते ही हैं, इरिटेशन कॉज करता है, बर्निंग कॉज करेगा, वहाँ पे जलन होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो वैसा कोई भी प्रॉब्लम ईयर की जहाँ पे दर्द हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, टिकिंग पेन हो, ऐसी जगहों पे ये हाइड्रोकॉर्टिकोसोन के साथ यूज किया जाता है एज ए ईयर ड्रॉप। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम हम लोग देखेंगे, इसका 2-3 नेम है। पहला है एक ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको विनेगर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सिरका जानते हैं। तो ये वही चीज़ है,
ग्लेशियल एसिटिक एसिड या विनेगर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एसिटिक एसिड हमारे यहाँ मेडिसिन के पर्पज़ से यूज होता है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें ग्लेशियल का मतलब होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, और एनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें वाटर कंटेंट या तो अब्सेंट होगा या तो नहीं होगा। तो नॉर्मली एसिटिक एसिड में देखेंगे आप वाटर कंटेंट होता है, लेकिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर एनहाइड्रस होता है और मोस्टली वो 1% होता है, लगभग 1% होता है। तो इसका वाटर कंटेंट रिड्यूस करने की वजह से, कम करने की वजह से ये जो एसिटिक एसिड होता है ये कंसनट्रेटेड हो जाता है। अब ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल या इरिटेट करेगा। अगर आपकी स्किन में जाएगा तो स्किन को इरिटेट करेगा, आपके जीआईटी पे जाएगा तो जीआईटी को इरिटेट करेगा, या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाएगा उसको इरिटेट करेगा। जहाँ पे भी होगा, जहाँ म्यूकस का आउटलेट होगा या ब्लड का होगा, हर जगह जाके इरिटेट करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कंसनट्रेट होने की वजह से। यही एसिटिक एसिड में जब वाटर था इसमें के अंदर तो आप देखते थे वहाँ वो डाइल्यूटेड होता था, डाइल्यूट होने की वजह से वो इरिटेशन नहीं काज करता था या पॉइजनस या हार्मफुल नहीं होता था। तो इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होता है या कह सकते हैं या हार्मफुल होता है। तो कॉमन नेम हम लोग देख लिए इसका ग्लेशियल एसिटिक एसिड या विनेगर इसको बोलते हैं। प्रूवर नेम, एसिटिक एसिड के प्रूवर जो हैं वो बेरीज हैं। आप लोग एग्जाम पर्पस से याद रखिएगा, बेरीज इसके प्रूवर हैं। कॉमन नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। इसका केमिकल फार्मूला हम पहले ही बताए थे, जैसे प्लांट होगा तो उसका फैमिली होगी, केमिकल होगा तो उसका केमिकल फार्मूला होगा। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला जो है या ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जगह जगह बुक्स में गलत लिखा हुआ, आपके एलेंस की नोट में इसका फार्मूला गलत लिखा हुआ, आपके दूबे में इसका फार्मूला गलत लिखा हुआ। तो CH3COOH ये आपका फार्मूला है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है। कैसे आता है, आप ऐसे पुटअप करेंगे, कार्बन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, कार्बन का फिर 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 16 मिला के 32 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन। आप जब ये तीनों चारों जोड़ेंगे वैल्यू, आप देखेंगे इसकी वैल्यू 60 आती है। मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे ग्लोब्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है आपका, तो ये मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है कि आपके यहाँ जो यूज होती है। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका एक आसान फार्मूला, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। आप ये चीज़ पुट कर देंगे किसी भी फार्मूले में, आप देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाता है। तो ये आसान सा तरीका है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। तो इसका हो गया कॉमन नेम, प्रूवर नेम, केमिकल फार्मूला हो गया। इसके प्रूवर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बेरीज, क्योंकि जगह जगह बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि इसके प्रूवर कौन है। तो बेरीज हो गए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। केमिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। मॉलिक्यूलर वेट आपका इसका या मोलर मास आएगा 60। आप जब देखेंगे एक मिस्टेक है दुबे और एलन दोनों में, ये इसका फार्मूला लिखते हैं C4H3O8 और एलन लिखता है C4H3O3। आप जब इससे मैच कराएंगे मॉलिक्यूलर वेट किसी हिसाब से ना इसका 60 आने वाला है एलन का ना दुबे का, तो ये दोनों इसमें केमिकल फार्मूले गलत लिखे हुए हैं। आप इसका फार्मूला सिंपल से याद रखिएगा CH3COOH, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि जगह जगह पे गलत, अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका सही एलन वाला ही माना जाएगा एग्जाम के पर्पज से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, एसिटिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। पहले फिजिकल मेकअप पे आते हैं। तो जनरली हम लोग जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एसिड रेमेडी है। एसिड क्या करता है मोस्टली, जब भी हम लोग एसिड अगर हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे देखते हैं, पहले अगर हम उसकी स्किन पे डालते हैं या अपनी स्किन पे डालते हैं तो क्या करता है, वो बर्निंग काज करता है, बहुत ज़्यादा जलन होगी, वहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप देखेंगे एक्सकोरेशन काज करेगा। तो जो भी इसका फीचर आप देखेंगे सारा वैसा ही होगा। उसका मेकअप कैसा होगा, दुबला पतला पेशेंट। एसिड क्या करता है, चीज़ों को जब अपने अंदर लेता है तो उसको गला के राख कर देता है या गला के बहुत ज़्यादा पतला कर देता है या ख़त्म कर देता है। तो इसका जो पेशेंट होगा एसिटिक एसिड का, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा दुबला पतला, लीन थीन इमेसिएटेड, उसका गाल बिल्कुल लटका हुआ होगा, तो बहुत थुलथुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लटका हुआ, एक संकिन जैसा होता है, आँखों के नीचे गड्ढे होंगे, तो उसका मेकअप बिल्कुल ऐसा आएगा, एसिड वाला कैरेक्टर आएगा आपके एसिटिक एसिड के अंदर। अब फेस देखेंगे, फेस का इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, पेल एंड वैक्सी, ये टर्म आप याद रखेंगे। पेल एंड वैक्सी, पीला होता है क्योंकि एसिड के कैरेक्टर होता है कि आपके ब्लड को भी ये खत्म करेगा, डिजॉल्व करेगा या डाउन करेगा। तो आप इसमें देखेंगे इसकी वजह से, एनीमिया की वजह से पेलनेस आती है, और वैक्सी लुक आता है आपका एसिड की वजह से। तो पेल एंड वैक्सी लुक होता है। इसके ब्रैकेट में आप देखेंगे एक मेडिसिन याद रखेंगे, फेरमेट।
ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेल एंड वैक्सी लुक ऑफ द फेस किसका होता है, फेरमेट एंड एस्टिक एसिड का होता है। आप लोगों ने एक मेडिसिन पढ़ी थी, उसमें था, आप याद रखेंगे, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कुंग फू पांडा, तो उसमें उसका नाम होता पो। आपको ये टर्म याद रखना, पो, POW। जब किसी मेडिसिन में पूछे पेल ओल्ड रिंकल्ड, पेल ओल्ड रिंकल्ड, इस टाइप का फेस किस में होता है, तो आप मेडिसिन याद रखेंगे एब्रोटेनम और साथ में ओपियम। तो पो वाला जो फेस होता है पेल ओल्ड एंड रिंकल, एब्रोटेनम ओपियम में होता है, और पेल एंड वैक्सी फेस होता है वो फेरमेट और आपका एस्टिक एसिड में होता है। यही चीज़ अगर आपका टर्म आता पेल एंड वैक्सी फेस इन विथ, पेल एंड वैक्सी फेस विथ एनासार का अगर आता है तो वहां पे आप लोग आर्सेनिक टिक करेंगे, याद रखिएगा, पेल हो, वैक्सी हो और साथ में एनासार का हो, आप वहां पे मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे आर्सेनिक को। तो ये 3 टर्म है लगभग एक दूसरे से रिलेटेड, पेल वैक्सी फेरमेट एस्टिक एसिड, पेल वैक्सी के साथ एनासार का मिले, जनरल स्वेलिंग ऑफ द बॉडी मिले, आपका आर्सेनिक वहां पे जाएगा। अपो वाला फेस जहां पे मिलेगा आपको पेल ओल्ड रिंकल्ड, एब्रोटेनम ओपियम। ये तीनों टर्म पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। टेम्परामेंट, क्योंकि एसिड कैसा होता है, एसिड क्या करता है, इरिटेट करता है, चाहे आपका अगर बाहर स्किन पे पड़ेगा तो उसको इरिटेट करेगा, आपका GIT में गया तो आपके GIT को इरिटेट करेगा, आपके पेट को बर्निंग कर देगा, बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगी वहाँ पे, आपका डायरिया भी हो जाएगा और माउथ के थ्रू भी आपको उल्टी होने लगेगी, तो वहाँ पे भी इरिटेशन काज करेगा। तो और मेंटल लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये इरिटेशन काज करेगा, तो ओवरऑल ये इरिटेबल होता है। एक टर्म याद रखिएगा इरिटेबल टेम्परामेंट, इसका इरिटेबल कैसे होता है, क्योंकि एसिड अगर आप सॉलो करो या किसी ने सॉलो किया होगा तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन या उसके GIT को बर्न कर देता है पूरा, आप उसकी स्किन पे पड़ता है तो स्किन को जला के राख कर देता है, इरिटेट कर देता है, तो आप देखेंगे इरिटेबल होता है ओवरऑल इसका टेम्परामेंट। डायथेसिस में जाते हैं तो इसका डायथेसिस भी आप देखेंगे उसी टाइप का होता है, ट्यूबरकुलर, क्योंकि लीन थीन इमेसिएटेड कैचेक्टिक ये लुक जो आता है ये ट्यूबरकुलर डायथेसिस के अंदर आता है, तो इसकी डायथेसिस क्या है, ट्यूबरकुलर। आप जब इसको सॉलो करते हैं या स्किन पे पड़ता है आपके, तो आप देखेंगे वहाँ पे हेमरेज कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, या एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये, तो उस हिसाब से देखेंगे ये हीमोरेजिक टेंडेंसी भी इसके अंदर है। तो 2 चीज़ आप याद रखेंगे, ट्यूबरकुलर डायथेसिस और हीमोरेजिक डायथेसिस, 2 डायथेसिस है। एक आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबरकुलर डायथेसिस जो होती है ये किस टाइप का मियाज में है, तो आप याद रखिएगा स्यूडोसोरा, ये स्यूडोसोरा है, ठीक है। ट्यूबरकुलर या स्यूडोसोरा का आपका एग्जाम्पल अगर देता है ऑप्शन में 4 तो आप ट्यूबरकुलर को टिक करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आगे चल के देखेंगे। जनरली ये एस्टिक एसिड तीनों मियाज को कवर करता है, साथ में ट्यूबरकुलर या स्यूडोसोरा को भी कवर करता है, तो ये जनरली इसके बारे में ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये इसके जनरल फीचर्स हो गए। इसके हम लोग लगभग 10 पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट में हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो 10 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में, एस्टिक एसिड के बारे में। सबसे पहला हम लोग कवर करते हैं मैरेस्मस। देखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है या जनरली एस्टिक एसिड क्या है, मोस्टली इसका एक्शन ही है ब्लड्स पे, आपका देखेंगे मसल्स पे है, ब्लड पे है, ब्लड सेल्स पे, इसीलिए एनीमिया में हेमरेजिक टेंडेंसी ऐसी मेडिसिन, या ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हेमरेजिक टेंडेंसी ज़्यादा हो ऐसे पेशेंट में, या ऐसा पेशेंट जो दुबला पतला बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एसिड है, तो एसिड का कैरेक्टर ही ऐसा होता, तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो दुबला पतला हो, मैरेस्मस की कंडीशन हो, या कोई भी मसल की वेस्टिंग डिजीज़ हो जिससे हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं या पेशेंट पतला हो जा रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ मसल, तो याद रखिएगा मैरेस्मस एंड वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ मसल पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है एस्टिक एसिड का। इसमें जो हम याद रखेंगे 5 दवाएँ याद रखेंगे, मोस्टली एग्जाम के पर्पज़ से याद रखेंगे इसको हम लोग। जैसे सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, एब्रोटेनम, दूसरी मेडिसिन हमारी एस्टिक एसिड, तीसरी है सैनिक्यूला, चौथी है ट्यूबरकुलाइनम, और एक मेडिसिन और आपकी बच गई आयोडम। ये 5 मेडिसिन हैं मोस्टली जो मैरेस्मस एंड वेस्टिंग डिजीज़ में, मसल वेस्टिंग डिजीज़ में काम आती हैं, तो एक पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है मैरेस्मस। दूसरा हम लोग इसका याद रखेंगे क्योंकि इसका ब्लड पे भी बहुत अच्छा एक्शन है हेमरेज। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो एनीमिक हो, एनीमिक होगा तो उसका लुक कैसा आएगा, आप लोग देखेंगे पेल वाला लुक आएगा, पेल वैक्सी लुक आएगा। तो एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो एनीमिक होता है, इसीलिए उसका लुक जो आता है पेल आता है, दुबला पतला, चेहरा लटका हुआ नजर आएगा, तो एनीमिक पेशेंट में हम लोग देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसकी जो ब्लीडिंग हो या हिमरेज हो, कहीं से भी हो, किसी भी आउटलेट से हो, हमारे उसके मुंह से हो, नाक से हो, उसके रेक्टम से हो, उसके GIT से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो एस्टिक एसिड वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कवर करती है। चाहे तो किसी पेशेंट को अगर चोट लग गई है, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस,
ट्रॉमेटिक एपिस्टेक्सिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है चोट लगने के बाद, एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना। तो वहाँ पे देखेंगे आपकी दो मेडिसिन सबसे ऊपर पड़ी हुई है, अर्निका और एस्टिक एसिड। दो मेडिसिन आप याद रखेंगे एग्जाम पर्पज से भी, आपके क्लिनिकल से भी। आर्निका और एस्टिक एसिड, अगर किसी को चोट लगने के बाद उसके नाक से खून आता है तो सबसे पहले आप यही दो मेडिसिन सोचेंगे, पहले आप आर्निका देंगे, उसके बाद एस्टिक एसिड देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, इसमें ही एक टर्म और आता है विकैरियस मेंस्ट्रुएशन। याद रखिएगा, विकैरियस मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है एग्जाम के पर्पज से। जब भी विकैरियस मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग अदर देन यूट्रस या वेजाइना के अलावा कहीं और से आए, ब्लीडिंग कहीं और से आए, जैसे पीरियड का डेट आ गई उसकी, उसके नाक से खून आ रहा है, उसके मुंह से खून आ रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो उसको विकैरियस मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। तो नॉर्मल जगह से हट के कहीं और से ब्लीडिंग हो, विकैरियस मेंस्ट्रुएशन की जो टॉप ग्रेड की रेमेडी है आप याद रखेंगे, फास्फोरस, ब्रायनिया और एस्टिक एसिड। ये तीन रेमेडी आप याद रखेंगे, फास्फोरस, ब्रायनिया, एस्टिक एसिड। आपके एग्जाम में भी ये फास्फोरस वाली चीज़ पूछी गई है, आप याद रखिएगा। विकैरियस मेंस्ट्रुएशन 4 ऑप्शन दे देगा, अगर सारा है तो ऑल ऑफ दीज, कोई एक है तो कोई एक को आप टिक करेंगे। तो विकैरियस मेंस्ट्रुएशन एक टर्म याद रखेंगे, हिमरेज में ट्रॉमेटिक याद रखेंगे, एनीमिक और पेल पेशेंट होता है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें, इसका प्रोस्ट्रेशन का है, क्योंकि एसिड है, हमने पहले ही बताया था एसिड का फीचर ही है प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, बहुत ज़्यादा आसानी से थक जाना, एग्जॉशन। और प्रोस्ट्रेशन होगा किन किन चीज़ों की वजह से, इसका उसको चोट लग जाए, चोट लगने के बाद किसी को बहुत ज़्यादा सुस्ती थकान लगे, तब वहाँ पे आप एस्टिक एसिड सोचेंगे। इसमें एक रेमेडी और पड़ी हुई है, आप लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। एस्टिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड पड़ी, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर चोट लगने के बाद किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान या वो नींद लगने लगे, उसको कहे कि मुझे लिटा दो, मैं सोना चाहता हूँ, या मुझे थकान लग रही है, या मैं गिर जाऊँगा, मैं बैठना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप एस्टिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो सूट कर रही है उस कंडीशन को, उसमें से किसी एक को देंगे। नाक से खून आ जाता है तो आप अर्निका सोचेंगे वहाँ पर। और यही प्रोस्ट्रेशन अगर सर्जरी के बाद आए या सर्जिकल शॉक के बाद आए, सर्जरी के बाद मान लीजिए वो सर्जरी कराने गया, उसका लिवर का हुआ, किडनी किसी चीज़ का भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद होने के बाद सब कुछ सही रहा लेकिन उसको नींद बहुत आ रही है, 2-4 दिन तक नींद आ रही है, उसके बाद भी नींद आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ये चीज़ सोचेंगे। तीसरा पॉइंट आता है प्रोस्ट्रेशन के बारे में, एक और इसका कॉज है एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक वेपर्स। एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया जनरली क्लोरोफॉर्म अब तो नहीं यूज होता, क्लोरोफॉर्म, ईथर, या कोई जनरली आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने उसने लोकल एनेस्थीसिया दिया, उसका बैड इफेक्ट रह गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया लेकिन आपको फिर भी उसके बावजूद सुस्ती लग रही है, नींद लग रही है, तो एनेस्थीसिया या सर्जरी या इंजरी के बाद अगर किसी को प्रोस्ट्रेशन या वीकनेस लग रही है तो आपको सिर्फ एक मेडिसिन सोचनी है, एस्टिक एसिड याद रखिएगा। इंजरी में आप एक मेडिसिन और याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एग्जाम के पर्पज से ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं रेगुलर, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। चौथा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, एस्टिक एसिड का थर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लिनिकल और आपके थ्योरी के पर्पज से भी। जो एस्टिक एसिड की थर्स्ट होती है याद रखिएगा, जो टर्म यूज होता है इंसटाइबल का मतलब उसका मन ना भरे, उसका इच्छा ना भरे और पीने का मन करे, उसकी इच्छा और पीने का करे। जैसे हमारे ब्रेन में सटाइटी सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस, जो हमारे खाने को, हमारे भूख को कंट्रोल करता है, तो वो चीज़, उस कंट्रोल वहाँ से हट जाता है चोट लगने के बाद या किसी और चीज़ की वजह से, तो आप देखेंगे इंसटाइबल थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा इच्छा करे पानी पीने की। तो इसकी थर्स्ट कैसी होती है आप लोग याद रखेंगे, इंसटाइबल थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। और ये किन किन बीमारियों में होती है आप याद रखेंगे, इसका एक फार्मूला याद रखेंगे, D3। जो इसकी थर्स्ट होती है एस्टिक एसिड की, इंसटाइबल होती है, एक टर्म याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे D3। 3 बीमारियों में इसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। पहली याद रखेंगे आप डायरिया, दूसरी आप रखेंगे ड्रॉपसी, तीसरी आप लोग D से याद रखेंगे डायबिटीज़। ये 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसटाइबल, इच्छा कभी ना भरे, पीने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो, तो ये 3, स्पेशली डायरिया आप याद रखेंगे, क्रोनिक डायरिया में इसकी होती है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या एग्जाम के लिए जाएंगे तो ये 3 टर्म आपको मिलेंगे, हो सकता है पूछ भी ले किस कंडीशन में इसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो डायरिया में याद रखिएगा क्रोनिक डायरिया, ड्रॉपसी में और डायबिटीज़ में इसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक बड़ा मज़ेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्स्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ इसकी थर्स्ट बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है, या नो थर्स्ट होती है, ये एब्सेंट होती है, इसका फीवर। आप एक टर्म देखेंगे, नो थर्स्ट इन फीवर, ये 2019 या 18 का क्वेश्चन भी है। नो थर्स्ट इन फीवर, सारी चीज़ों में थर्स्ट है लेकिन फीवर के अलावा किसी चीज़ में, सिर्फ फीवर में थर्स्ट नहीं, बाकी हर एक चीज़ में थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, फीवर में इसकी थर्स्ट एब्सेंस हो जाती है। आपका कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे आप देख रहे हैं
ड्रॉप्सी में इसका थर्स्ट बहुत ज़्यादा है एस्टिक एसिड का, लेकिन आप यहीं पे एपिस में जाएंगे तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स आर। एपिस में ड्रॉप्सी की कंडीशन में थर्स्टलेस एपिस होती है, ड्रॉप्सी की कंडीशन में। तो अगर ड्रॉप्सी के अंदर थर्स्टलेसनेस आए तो एपिस को चूज करेंगे, अगर ड्रॉप्सी के अंदर थर्स्ट बहुत ज़्यादा आए, इंसेटाइबल आए, तो आपको एस्टिक एसिड चूज करेंगे। अगर किसी की पेशेंट के क्रोनिक डायरिया है, उसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप एस्टिक एसिड चूज करेंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें क्रोनिक डायरिया है और लेकिन वो थर्स्टलेस हो जा रहा है, तो आप वहाँ पे रिवर्स होता है आर्सेनिक में। आर्सेनिक जनरली थर्स्टी रेमेडी है, लेकिन जब क्रोनिक डायरिया होता है उसका, आप एग्जाम में भी देखेंगे या क्लिनिकल भी देखेंगे, जब क्रोनिक डायरिया होता है आर्सेनिक में, तब वो थर्स्टलेस हो जाता है। यही सेम उल्टा चीज़ ड्रॉप्सी थर्स्टली, एपी से याद रखेंगे उल्टा, और सीधे में याद रखेंगे जिसमें थर्स्ट बहुत ज़्यादा हो, आप एस्टिक एसिड को चूज करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फीवर। फीवर में थर्स्ट कोई नहीं होती है, तो एक टर्म है इंसेटाइबल थर्स्ट। इसी से रिलेटेड एक टर्म है अनक्विंचेबल। जो ये टर्म यूज होता है अनक्विंचेबल थर्स्ट, ये एकोनाइट के लिए यूज होता है, एकोनाइट में यूज हुआ है जनरली। आप ये कहेंगे अनक्विंचेबल का मतलब ना बुझने वाले प्यास, तो एकोनाइट को भी ना बुझने वाली प्यास लगती है। कैसी लगती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। याद रखिएगा एग्जाम के पर्पज से, ज़्यादा पानी पीता है ज़्यादा अमाउंट में और ठंडा पानी पीना पसंद करता है एकोनाइट, तो इसमें अनक्विंचेबल थर्स्ट वो यूज है जो एकोनाइट के लिए यूज होती है। तो ये कंपेयर हमने किया इसका एस्टिक एसिड से एकोनाइट का। आर्सेनिक का क्या है? क्रोनिक डायरिया में थर्स्टलेस है। एपिस का क्या है? थर्स्टलेस है ड्रॉप्सी के केस में। अगर ड्रॉप्सी के केस में थर्स्ट आ रही है, आप चूज करेंगे एस्टिक एसिड को। अब बाकी D3 याद रखेंगे, इसके अंदर थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है, फीवर के अंदर कोई थर्स्ट नहीं होती है एस्टिक एसिड का। ये सारे इतने पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने कवर किए। नेक्स्ट आता है 5वां पॉइंट कि एस्टिक एसिड की स्लीप कैसे होती है। हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। ये जो एस्टिक एसिड का पेशेंट होता है, ये बेली के बल से सोना पसंद करता, पेट के बल सोना पसंद करेगा। ये सोएगा तो ऐसे चारपाई पे या तख्त पे ऐसे सोएगा, पेट का सहारा लेके सोएगा, क्योंकि इसको बेली के बल सोने पे आराम मिलता है, इसको रेस्ट फील होता है, या इसको जो प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलता है। तो इसके अंदर देखेंगे जो बेली के बल पेशेंट्स होता है या उसको रिलीफ होता है, इसमें एक मेडिसिन और पड़ी हुई है आपकी, अमोनियम कार्ब और एस्टिक एसिड। ये दो मेडिसिन याद रखेंगे जो बेली के बल सोने पे आराम मिले। तो ये एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया आपका क्वेश्चन। अगर किसी पेशेंट को या किसी मेडिसिन में ये लिखा हो कि उसको बैक के बल लेटने पे आराम मिले या स्लीप बेटर ऑन बैक, तो ये इसमें आपकी एक मेडिसिन पड़ी हुई है आर्सेनिक। पीठ के बल सोने पे एक ऐसा पेशेंट जिसको आराम मिले, आर्सेनिक है। पेट के बल में अमोनियम कार्ब और एस्टिक एसिड है। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे। छठा पॉइंट जो आता है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से आपका, देखेंगे इसमें सलाइवेशन। सलाइवेशन कह सकते हैं सलाइवा या थूक का बहुत ज़्यादा बनना। तो अगर किसी में सलाइवेशन इंक्रीज हो जाए डे एंड नाइट दोनों में, डे एंड नाइट दोनों में, इसमें देखेंगे एस्टिक एसिड है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन इसका बहुत अच्छा एक्शन है। डे एंड नाइट दोनों में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा कराता है। एस्टिक एसिड उसमें पड़ी हुई है आपकी। दूसरी मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। दो मेडिसिन याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। सलाइवेशन इसका बहुत ज़्यादा होगा, उसमें भी मोस्टली डे एंड नाइट होगा, दिन और रात दोनों। अगर सिर्फ नाइट में हो, प्रोफ्यूज या बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें एक मेडिसिन आप याद रखेंगे, मर्कसाल या मर्क्यूरियस याद रखेंगे। नाइट में मर्कसाल, डे एंड नाइट में दोनों में लैक्टिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आगे चल के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट इसका, जो एस्टिक एसिड क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल, मोस्टली ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी के स्टेज में हो या प्रेग्नेंट हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। प्रेगनेंसी में मोस्टली क्या होता है? हाइपर क्लोरहाइड्रिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा एसिड बनता है, जो खाने को पचाता है या फैट को पचाता है। तो याद रखिएगा जो खाने को पचाने वाला जो एसिड है वो बढ़ जाए, तो याद रखिए एक बीमारी कौन सी? हाइपर क्लोरहाइड्रिया या GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, या एक टर्म और यूज होता है वाटर ब्रेथ, जो मुंह में पानी आने लगता है, खट्टा पानी, या कई लोग कहते हैं कि एसिड मुंह में आ जा रहा है। एक टर्म और यूज होता है फर्मेंटेशन, खाना पेट में सड़ने लगे एसिड कम निकलने की वजह से। तो कोई भी दिक्कत जहाँ पे आपके GIT में बर्निंग, क्योंकि आप देखते हैं कि एसिड जो होता है अगर हम लोग उसको स्वालो करते हैं तो हमारे GIT में जाता है, वहाँ पे बर्निंग कॉज करता है, कोरोसिवनेस कॉज करता है, वहाँ पे अल्सरेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? गले में जलन, आपके पेट में जलन, एक अजीब सा सेंसेशन होता है, ड्राउजीनेस होती है। वो सारा कैरेक्टर आपको इसके अंदर मिलेगा। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, गले में खट्टा खट्टा आ रहा है, गले में लग रहा है, उसको बार बार कहती कि मुँह में पानी आ जा रहा है, तो ऐसी लेडी प्रेग्नेंट को आप ये दवा देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी।
तो इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो इस कोई भी लेडीज़ अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो, उसको नाउजिया या वोमिटिंग होती है, एक टर्म है नाउजिया एंड वोमिटिंग हो, वहाँ पे भी अच्छा काम करेगी। या एसिडिटी की वजह से नाउजिया वोमिटिंग हो, तो जनरली देखा होगा लेडीज़ में ऐसा होता है अर्ली स्टेज में, मोस्टली उल्टी बहुत ज़्यादा 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद रखिएगा आप लोग, हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम। ये आपका गायनी का टर्म है, याद रखिएगा। हाइपर का मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा। एमसिस का मतलब होना उल्टी होना, उल्टी ज़्यादा होना या बढ़ जाना। ग्रेविडा जो टर्म होता है आपका प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टी होती है, नॉजिशन होता है फीमेल को, उस टर्म को बोलते हैं हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम की एक अच्छी रेमेडी है आपका एस्टिक एसिड, इस चीज़ को याद रखिएगा। जनरली इसमें आप देखेंगे एसिडिटी या GERD के लिए आप लोग लाइकोपोडियम, सिंकोना, आयरिस versicolor, आपका एस्टिक एसिड, ये सब दवाएँ, या फिर रूबिनिया, ये सब दवाएं बहुत ज़्यादा, यही सब दवाएं चलती हैं कॉमन और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। तो हम लोगों ने ये 7 पॉइंट कवर किए, इसमें टोटल 10 पॉइंट है, 3 पॉइंट और हम लोग देखते हैं। 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें आता है हेक्टिक फीवर। मोस्टली हेक्टिक फीवर कहते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हेक्टिक फीवर वो फीवर होता है या वो बुखार होता है जो मोस्टली आपका आफ्टरनून या नून में चढ़ जाए, आफ्टरनून या शाम में वो बुखार चढ़ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, टीबी में ऐसा होता है, टीबी के केसेस में ऐसा होता है। जो ऐसा कोई भी बुखार जो शाम के टाइम पे चढ़ जाए वो हेक्टिक फीवर के अंदर आता है। इसमें आपकी मेडिसिन जो देखेंगे 2 पड़ी हुई है। आपकी पहली मेडिसिन है एब्रोटेनम, याद रखिएगा, और एस्टिक एसिड। ये एग्जाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रोटेनम, एस्टिक एसिड दोनों के अंदर हेक्टिक फीवर है। एक चीज़ होती है हम लोगों ने देखा है हे फीवर। हे फीवर एलर्जिक फीवर होता है। मोस्टली ये डस्ट, पॉलन, ग्रेन आप लोगों ने देखा होगा, जो गेहूँ की कटाई दवाई होती है उसकी वजह के, उसके पॉलन से या पॉलन की वजह जो होता है, या एलर्जिक फीवर जो होता है वो हे फीवर होता है। हे फीवर के आप लोग अंदर देखेंगे एलियम सीपा पड़ी हुई है, एलियम सीपा पड़ी हुई है, सोराइनम पड़ी हुई है, और आप देखेंगे ट्यूबरकुलाइनम। ये 3 मेडिसिन पड़ी हुई है जो मेन है, एलियम सीपा, सोराइनम, ट्यूबरकुलाइनम। ये 3 रेमेडी हे फीवर के अंदर है। हेक्टिक फीवर के कैटेगरी के अंदर हम लोग आएंगे तो उसमें 2 एब्रोटेनम है और सेकंड वन इज़ एस्टिक एसिड। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे हेक्टिक फीवर। अब बात ये आती है कि हेक्टिक फीवर होता किस टाइप का है, एस्टिक एसिड का, या इसका क्या डिफरेंस है, क्या पर्टिकुलर है। हम लोग सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं उसकी स्किन कैसी होगी, दूसरी चीज़ इसकी स्किन कैसी होगी, ड्राई एंड हॉट होगी। ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको बुखार शाम में चढ़े, जब उसकी स्किन आप टच करेंगे, अगर उसका बहुत ज़्यादा गर्म है, टच करने पे बिल्कुल लगे कि बिल्कुल जल रही है, तो आप देखेंगे वो आपका एस्टिक एसिड को ही इंडिकेट करता है। इसका पर्टिकुलर है एस्टिक एसिड का उसका चीक, इसका जो लेफ़्ट चीक होता है, उसके लेफ़्ट चीक पे मोस्टली आपको रेड स्पॉट मिलेंगे, छोटा सा एक बड़ा सा लाल दाना मिलेगा। ऐसे मोस्टली किस में मिलेगा, लेफ़्ट चीक पे। तो ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया है, लेफ़्ट चीक पे अगर रेड स्पॉट मिले मोस्टली इन केस ऑफ हेक्टिक फीवर, तो मेडिसिन इज़ एस्टिक एसिड। तीसरी चीज़ इसमें आती है स्वेट। अगर बुखार होगा तो उसका स्वेट कैसा होगा, स्वेट उसका होता है ड्रिंचिंग स्वेट। ड्रिंचिंग स्वेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी पसीना जो भिगा दे पूरे शरीर को। 9 पॉइंट देखेंगे इसमें, 9th पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग, जो आता है रिस्पिरेटरी। एस्टिक एसिड का रिस्पिरेटरी कैसा होगा, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिस्पिरेशन होता है वो हिसिंग टाइप का रिस्पिरेशन होता है। हिसिंग रिस्पिरेशन सांप का होगा, आप लोगों ने देखा श करके जब इंसान खांसता है या सांस लेता है तो हिसिंग टाइप का रिस्पिरेशन इसका आता है, जैसा सांप के अंदर होता है। तो इसका पर्टिकुलर याद रखिएगा। इसमें जो कफ होता है, एस्टिक एसिड का कफ होता है, मोस्टली इसको खांसी सांस को लेने पे आती है, इन्हेलेशन करने पे आती है, इंस्पिरेशन करने पे आती है। सांस जब लेगा अंदर की तरफ तो वैसे ही उसको खांसी आ जाएगी। तो इन्हेलेशन से अगर किसी मेडिसिन में कफिंग होती है तो आप याद रखिएगा एस्टिक एसिड। इसके साथ एक और मेडिसिन आप लोग याद रखेंगे, स्पॉन्जिया। कफ ऑन इन्हेलेशन 2 मेडिसिन पड़ी है, एस्टिक एसिड, स्पॉन्जिया। अगर यही चीज़ कफ ऑन एक्सपिरेशन हो, सांस को छोड़ने पे खांसी आए, तो आपकी मेडिसिन आती है एकोनाइट और कॉस्टिकम। ये आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल भी इंपॉर्टेंट है। सांस को लेने पे खांसी आए, एस्टिक एसिड, स्पॉन्जिया, और अगर सांस को छोड़ने पे आए एक्सपिरेशन से तो एसी याद रखिएगा, एकोनाइट एंड कॉस्टिकम। एकोनाइट कॉस्टिकम को साथ में याद रखिएगा, एस्टिक एसिड को स्पॉन्जिया के साथ याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट है रेस्पिरेशन का, इंपॉर्टेंट है। 10वां जो इसका पॉइंट आता है रिलेशन का, कि एस्टिक एसिड का क्या क्या रिलेशंस है। आप इसमें देखेंगे ये एंटीडोट करती है कुछ चीज़ों को, 3 चीज़ों को एंटीडोट करती है, आप याद रखेंगे। एक एनेस्थीसिया, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया किसी चीज़ को, या दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस।
चारकोल और गैस के जो धुएं होते हैं, स्पेशली देखा होगा सड़कें बनती हैं या अदर जगह पे टायर जलता है, कुछ ऐसा होता है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आने लगे पेशेंट को उसके धुएं की वजह से, तो एनेस्थीसिक वो आप देंगे, एस्टिक एसिड देंगे, या एनेस्थीसिया लगा उसकी वजह से सुस्ती रहने लगी या पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट आने लगा, तो भी आप एंटीडोट करने के लिए उसको क्या देंगे, एस्टिक एसिड देंगे। एक चीज़ और आती है, आप याद रखेंगे, एंटीडोट करता है ये ओपीएम को और स्ट्रामोनियम को। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ओपीएम और स्ट्रामोनियम को कौन एंटीडोट करता है, एस्टिक एसिड। तो ये 3 चीज़ों को एंटीडोट करता है, आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, साइडर विनेगर जो सिरका होता है, इसका फ्यूम्स एंटीडोट करता है कार्बोलिक एसिड को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम के पर्पज से याद रखिएगा। साइडर विनेगर जो होता है, सिरका होता है, सेब का सिरका होता है, या सिरका प्लेन याद रखिएगा, कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। जनरली सिरका क्या करते थे, पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, जब गले में खराश रहती थी, चोकिंग होती थी, तो उस सिरके को इनहेल कराते थे। इनहेल कराने पे वो देखते थे कि उसमें आराम मिल जाता था पेशेंट को। तो ये जनरली हम लोग याद रखेंगे। एक एंटीडोट वाला देखा हमने, ये 3 चीज़ों को एंटीडोट करता है ये। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि ये किसको फॉलोज करता है, फॉलोज वेल। तो फॉलोज वेल में 2 चीज़ याद रखेंगे, एक तो हीमरेज याद रखेंगे आप लोग, हीमरेज याद रखेंगे, दूसरी चीज़ ड्रॉप्सी याद रखेंगे, क्योंकि दोनों की अच्छी रेमेडी है एस्टिक एसिड। तो हीमरेज देखेंगे, सिंकोना भी आपको क्या है, एंटी हेमरेजिक या हेमरेजिक रेमेडी है। तो सिंकोना याद रखेंगे, सिंकोना में हेमरेजिक कंडीशन में फॉलो करता है एस्टिक एसिड। और ड्रॉप्सी में डी से याद रखिएगा, डिजिटैलिस। ये डिजिटैलिस को डी से याद रखिएगा, डिजिटैलिस को फॉलो करता है एस्टिक एसिड। तो ड्रॉप्सी की कंडीशन में डिजिटैलिस, हीमरेज के कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे सिंकोना। ये इसका हो गया फॉलोज वेल। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, एग्रेवेशन एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 रेमेडी पड़ी, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ रखेंगे, एग्रेवेशन। ये जो बेलाडोना का हेडेक होता है, उस कंडीशन में अगर आप ये देंगे, एस्टिक एसिड देंगे, तो उस कंडीशन में एस्टिक एसिड एग्रेवेट करने लगती है, प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। तो बेलाडोना का जो हेडेक होता है वो एग्रेवेट करता है सिम्टम्स, एस्टिक एसिड याद रखिएगा। बेलाडोना, हेडेक ऑफ बेलाडोना, एस्टिक एसिड, ठीक है। ये इतने इसके बारे में पॉइंट्स हो गए। मोस्टली ये एसिड है, आपके दिमाग में आपको ये बैठा के रखना है। एसिड का सारा कैरेक्टर होगा, या अपनी स्किन पे आप फील करके देखिए एसिड गिरने के बाद क्या होगा, या आप अगर उसको इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से जो सारे सिम्टम्स आएंगे, एसिड वो सारे कैरेक्टर को कवर करेगा, सारी एस्टिक वाली रेमडीज हो हैं। तो एस्टिक एसिड ओवरऑल हमने पढ़ा है, इसका आप याद रखेंगे इसके सारे पॉइंट्स। थैंक यू। मेरे YouTube चैनल डॉक्टर होम्यो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी के बारे में। उसका आपके क्लिनिकल के पर्पज से हो, चाहे एग्जाम के पर्पज से हो, या आपके नॉलेज के पर्पज से हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं रॉवल्फिया के बारे में, स्पेशली रॉवल्फिया सर्पेंटाइना के बारे में। उसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ पे यूज है, या कैसे उसको यूज करते हैं, उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका कॉमन नेम आता है कि इसका कॉमन नेम क्या है। इसका जो कॉमन नेम आता है स्नेक रूट, ठीक है। स्नेक रूट कहिए या स्नेक वुड कहिए। तो इसके जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया स्नेक वुड। इसलिए स्नेक का मतलब होता है सांप, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ सांप। आप देखेंगे जो रॉवल्फिया का स्ट्रक्चर होता है रूट का, जिससे ये मेडिसिन बनती है, उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर सांप की तरह होता है, जिसको मैं डालूंगा, आप लोग देखेंगे भी उसके बारे में। जो उसको होता है, उसका जो स्ट्रक्चर रूट का होता है बिल्कुल सांप की तरह, कुंडली मार के जैसे सांप बैठा हो वैसा होता है। इसलिए इसका कॉमन नेम स्नेक वुड या तो आप ये स्नेक रूट रखा गया है। दूसरा इसका कॉमन नेम आता है सर्पेंटाइना के बेसिस पे ये सर्पगंधा, या इसको चंद्रा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको चंद्रिका भी बोलते हैं, या छोटा चांद भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं पे। तो ये इसका कॉमन नेम जहां से चांद से रिलेटेड वर्ड हो, याद रखिएगा, ये रॉवल्फिया का कॉमन नेम है। तो स्नेक रूट, स्नेक वुड, सर्पगंधा, चंद्रिका, चांद, छोटा चांद, इसके कॉमन नेम्स है, ठीक है। उसके बाद इसके आते हैं प्रूवर पे। डॉक्टर टेम्पलेटन है इसके प्रूवर, आपको मिलेंगे नहीं, इनका नाम मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के पर्पज से। डॉक्टर टेम्पलेटन है इसके प्रूवर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और रेमेडी बहुत ज्यादा ये यूज भी होती है। तीसरी चीज आती है इसके बारे में, फैमिली क्या है। एपोसाइनेसी फैमिली है जहां से ये प्लांट आया है, जिस फैमिली से। और चौथी चीज आती है इसका सोर्स ऑफ क्या है, मेडिसिन का सोर्स किस पार्ट से बनती है। तो रूट है, जो रॉवल्फिया का प्लांट होता है उसके रूट से ये रेमेडी बनती है। और बताया भी उसका स्ट्रक्चर जो होता है नियर अबाउट आप देखेंगे बिल्कुल सांप की तरह जकड़ा हुआ, गोल में बिल्ली मार के बैठा हुआ सांप की तरह बिल्कुल होता है। तो इसके बारे में ये जनरल 4 है। नेक्स्ट आते हैं इसके डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में। डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इसका वही है, बिल्कुल स्नेक की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए
डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बेसिस पे ही इसको स्नेक बाइट या इंसेक्ट बाइट में भी यूज किया जाता है, जहां पे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है कि ये एज ए ट्रैंकुलाइजर की तरह यूज होता है या हिप्नोटिक की तरह यूज होता है। ये सीडेटिंग इफेक्ट होता है। हिसाब से कहिए कि इसके अंदर एक सुलाने वाली टेंडेंसी होती है, नींद की दवा जैसे होती है एलोपैथी में, तो इसकी नींद की भी प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसा पेशेंट जिसको नींद कम आ रही है तो वहां पे भी ये अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट इसका आता है कि इसमें केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं, कौन से अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं आपके रावल्पिया प्लांट में। तो मेनली इसमें रिजरपाइन, सर्पेंटाइन और तीसरा होता है योहिम्बीन। मोस्टली 20 एल्कलॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट या जो क्लिनिकल यूज के पर्पज से ज्यादा है वो आपका रिजरपाइन है या रिजरपिन कहिए। और उसी के अंदर आप देखेंगे ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट, सुलाने की टेंडेंसी। दूसरी चीज बीपी को कम करने की टेंडेंसी होती है, जो ये एल्कलॉइड इसके अंदर पाया जाता है, जिसका नाम रिजरपाइन है। तीसरी चीज ये होगी। चौथी चीज इसमें आती है कि गांधी जी ने भी अपने लाइफ टाइम के दौरान इसका यूज किया था एज ए ट्रैंकुलाइजर, नींद के तौर पे, आराम के तौर पे या नींद लाने के लिए गांधी जी ने भी इसका यूज किया था अपने लाइफ टाइम के दौरान। ठीक है, तो ट्रैंकुलाइजिंग हो गया, तो इसकी वजह से ये नींद को प्रॉपर नींद आएगी। ऐसे पेशेंट जिसको भी देंगे, सपोज करिए किसी बीपी वाले पेशेंट को, हाइपरटेंसिव पेशेंट को आप देते हैं, तो इसमें सीडेटिव इफेक्ट भी है, तो पेशेंट को हल्की सी नींद आएगी। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जिसका बीपी हाई रहता हो, साथ में नींद आती हो कम, तो वहां पे आप देखेंगे तो बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट इसका आता है स्फीयर ऑफ एक्शन। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन मोस्टली जो है 2 ही जगह पे है, एक आपके ब्रेन पे है, दूसरा इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे है। तो ब्रेन पे जाता है तो वही सेम चीज आती है, ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट, हिप्नोटिक की तरह काम करता है, सीडेटिव की तरह काम करता है, नींद अच्छी आएगी इसको देने से। कार्डियोवैस्कुलर में जाते हैं तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसका बीपी हाई रहता हो, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, नींद ना आती हो, साथ में बीपी का प्रॉब्लम हो, तो वहां पे आप स्फीयर ऑफ एक्शन के हिसाब से जोड़ के देखेंगे, दोनों में भी बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है इसका सिम्टम्स या कहिए इसका क्लिनिकल यूज कहाँ पे है। तो एक तो हाइपरटेंसिव, और स्पेशली ऐसा हाइपरटेंसिव पेशेंट जिसमें एथेरोमेटस चेंजेस ना हो, मतलब उसके कोरोनरी आर्टरी में एथेरोमा मतलब प्लेग का फॉर्मेशन ना हो, कहीं भी चर्बी का जमाव ना हो, उसकी वजह से बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसकी वजह से बीपी ना बढ़ाओ। नॉर्मली ऐसा कोई पेशेंट जिसका बीपी बढ़ा रहता है, साथ में नींद ना होती हो, तो दूसरा ये इसका हो गया नींद वाली प्रॉपर्टी, तो इसका क्लिनिकल यूज। तीसरा ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कोलाइटिस जैसी बीमारियां हो, एडिसन जैसी डिजीज हो, उसमें भी आप देखेंगे ये काम करती है, लेकिन ये क्लिनिकली यूज नहीं होती है इस पर्पज के लिए। जो आपने देखा था इसका डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है, स्नेक वुड या स्नेक रूट, बिल्कुल इसकी रूट जो है स्नेक की तरह होती है। तो स्नेक बाइट में भी या इंसेक्ट बाइट में भी इसको अगर हम एंटीडोट के तौर पे देते हैं या बाइट करने के बाद देते हैं, उसका कोई इफेक्ट आ रहा, कोई सिम्टम आ रहा, उसमें भी देखेंगे ये रेमेडी जो है बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट आता है इसका ब्रेन पे एक्शन अच्छा है। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जिसमें इंसोमिया हो, इंसैनिटी हो, पागलपन हो, इसीलिए जो बिहार में है ना, इसका कॉमन नेम पगला का दवा नाम से जाना जाता है। ये हंसने वाली बात नहीं है, इसमें इसका कॉमन नेम वहां पे बुलाया ही जाता है इस प्लांट को पगला का दवा नाम से। रीजन वही है क्योंकि इंसैनिटी के केसेस में, इंसोमिया के केसेस में बड़बड़ाए पेशेंट, उसको नींद ना आए, इधर उधर भागे, तो वहां पे भी ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए इसको पगला का दवा नाम से भी बिहार में बुलाते हैं, या हिसाब से कहिए कि किसको कहा जाता है। इसका रेयरली यूज्ड 1-2 और है कि ये कोलाइटिस के केसेस में भी दी जाती है और रिजल्ट इसका अच्छा है। आपके एब्डोमिनल पेन में हो, कोलाइटिस हो, ऐसे केसेस में भी यूज होती है। और एक यूज और इसका देखेंगे हम लोग, यूट्रस के पे भी इसका एक्शन जो है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है। तो ऐसी कोई भी लेडी जो प्रेगनेंसी के दौरान हो, ये क्या करता है, लेबर को बढ़ाता है, पेन को बढ़ाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से चाइल्ड एक्सपेल होता है या बाहर होता है। तो एक हिसाब से डिलीवरी के टाइम पे भी इसको यूज कर सकते हैं। एक और इसी क्लास की एक रेमेडी है रावल्फिया वोमिटोरिया। इसका एक बहुत अच्छा क्लिनिकल यूज है, इसी से मिलता जुलता है, तो सोचा बता दें आपको। वोमिटोरिया जो क्लास है रावल्फिया का, उसमें देखेंगे किसी का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता हो, साथ में ऐसे पेशेंट को कैंसर भी हो, तो ये रावल्फिया वोमिटोरिया क्या करता है, कैंसर सेल जो होती हैं, डेड सेल होती हैं, कैंसर सेल होती हैं, उसको ये किल भी करता है, उस सेल को भी ये कम करता है या डेड करता है या कहीं कम करता है। तो कोई भी पेशेंट जिसको कैंसर हो, साथ में उसका बीपी हाई रहता हो, तो वहां पे आप रावल्फिया सर्पेंटाइन नहीं देंगे, वहां पे आप रावल्फिया वोमिटोरिया जैसी दवा यूज करेंगे और आपको बेहतर रिजल्ट इसका मिलेगा, जिसका क्लिनिकल यूज होता भी है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग इसकी पोटेंसी और पावर के बारे में, या कैसे यूज करते हैं रावल्फिया को। तो सबसे पहले इसका यूज ज्यादातर 2 ही फॉर्म में होता है, एक आपका मदर टिंचर के फॉर्म में, दूसरा क्रूड के फॉर्म में, जो एक्सपोटेंसी होती है।
तो क्यू पोटेंसी या मदर टिंचर में इसको क्या करेंगे, 10 से 20 बूंद या 10 बूंद एवरेजन आप जो है 10 बूंद लेते हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर किसी को ज्यादा बीपी रहता है तो 3 बार, मीडियम में बढ़ा रहता है, हल्का फुल्का बढ़ा रहता है तो सुबह शाम आप लेंगे इसको 10 बूंद। नेक्स्ट आता है इसका मदर क्रूड फॉर्म में या एक्स फॉर्म में या बायोकेमिक के फॉर्म में। इसको 2 टैबलेट आपको लेना सुबह शाम, या तो सुबह दोपहर रात। सेम कंडीशन है, ज्यादा है तो दिन में 3 बार, कम बढ़ा हुआ है तो दिन में 2 बार 2 टैबलेट। तो मदर टिंचर को क्या करते हैं 10 बूंद लेते हैं, क्रूड को जो होता है या बायोकेमिक को 2 टैबलेट लेते हैं, सेम वही 2 बार या 3 बार। तो ओवरऑल ये रावोल्फिया के बारे में है। और इसका एक और बता दूं कि इसका जो मेन सिम्टम है या मेन क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन किसके बेसिस पर प्रिस्क्राइब की जाती है, इसका हाइपरटेंशन विथ इंसोम्निया, बीपी बढ़ा हो साथ में नींद ना आती हो, आप यूज करेंगे रावोल्फिया सर्पेंटाइना। मोस्टली आप यूज करेंगे या तो मदर टिंचर या तो बायोकेमिक फॉर्म में। नेक्स्ट है इसका नक्स वोमिका वोमिटोरिया जो है, रावोल्फिया वोमिटोरिया है, वो आपको कैंसर सेल को डेट करता है, ऐसा कोई भी पेशेंट जिसमें बीपी बढ़ा हो। तो ओवरऑल ये आपका रावोल्फिया के बारे में था, क्लिनिकल यूज, थ्योरी के पर्पज से क्या है, आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू।